हेलो। 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 फेसबुक पर आप सबका स्वागत है। आज महादेवी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर स्त्री दर्पण पत्रिका द्वारा आयोजित एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में कई वक्ताओं को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। उसमें से एक मैं भी हूँ। स्त्री दर्पण द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मैं आयोजकों को बधाई देना चाहती हूँ कि एक अत्यंत ज़रूरी कार्यक्रम जो शायद विस्मृत होता या एकाकी तरीके से एकल रूप में अलग अलग जगहों पर मनाया जाता, बजाय इसके एक बृहत्तर प्लेटफॉर्म स्त्री दर्पण के तौर पर इसके आयोजकों ने महादेवी के चाहने वालों को और स्त्री संबंधी मुद्दों पर सोचने विचारने वालों के लिए उपलब्ध कराया। तो हम आज अपनी बातचीत आपके साथ शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्त्री दर्पण के इस प्रोग्राम में पहले कई कार्यक्रम सुबह 11 बजे से ही शुरू हो चुका है और ये मेरा जो वक्तव्य है ये बीच के कार्यक्रम का हिस्सा है। इसके बाद एक और कार्यक्रम है और शाम तक ये कार्यक्रम इसी रूप में चलने वाला है। मैं आपसे जिस विषय पर आज महादेवी के संदर्भ में बात करना चाहती हूँ वो राष्ट्रवाद, साहित्य और स्त्री है। महादेवी को आमतौर पर कवित्री के रूप में ही साहित्य इतिहास की पुस्तकें चिन्हित करती हैं और ज़्यादा आगे बढ़ी तो संस्मरण लेखिका के तौर पर, और अब बहुत बाद में जब स्त्री रचनाकार बहुतायत में लिख रही हैं तो उन्होंने अपने इस पुरोधा को पहचाना है, इस पुरखिन को पहचाना है और श्रृंखला की कड़ियों का सम्यक मूल्यांकन करते हुए महादेवी के गद्य पर विभिन्न पक्षों से बात रखने की कोशिश की है। मैं भी उस कड़ी में एक हिस्सा हूँ और मैं चाहूँगी कि मैं महादेवी के संदर्भ से राष्ट्रवाद, साहित्य और स्त्री के पक्ष को आपके सामने रख पाऊँ। इसमें समय संक्षिप्त है और बहुत सारी चीज़ें संक्षेप में कही जाएंगी और इस तरह के बातचीत की और भी ज़रूरत बनी रहेगी, लेकिन जितना संभव हो मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूँगी। हमारे सामने आधुनिक समय में दो महत्वपूर्ण परिघटनाएं घटती हैं। एक तो नवजागरण का और दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन का। नवजागरण की अगली कड़ी के रूप में ही महादेवी राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका को देखती हैं और नवजागरण को जिस तरह से देखा गया है पुरुष रचनाकारों के यहाँ, समाज सुधारकों के यहाँ, उसका पूरा पैराडाइम बदल जाता है अगर आप उसे स्त्री संदर्भ से देखने का प्रयास करें। नवजागरण में जितनी बातें स्त्री के लिए की गई, मतलब जितनी सुधार की आकांक्षाएं थी वो लगभग स्त्री जीवन से जुड़ी हुई थी, स्त्री के सामाजिक हैसियत से, पारिवारिक संदर्भों से जुड़ी हुई थी, उन रीति रिवाजों से जुड़ी हुई थी जिसका संबंध स्त्री के जीवन से था। और ऐसा लगता है कि नवजागरण की सारी चिंता स्त्री केंद्रित चिंता है, लेकिन अगर उसे स्त्री संदर्भ से देखें तो पूरा पैराडाइम बदलता नजर आता है और नवजागरण का जो पुरुषवादी चेहरा है वो समक्ष आ जाता है। महादेवी के शब्दों में कहें तो जो स्त्री पूर्ववर्ती युग से वर्तमान यानी आधुनिक काल को मिली थी, आधुनिक कालीन समाज को मिली थी, महादेवी उसे प्राणी ना कह के जीव कहती हैं। पूर्ववर्ती युग से समाज ने जो जीव पाया था उसे तो मानवी के स्थान में सौंदर्य का ध्वस्त आविष्कार विभाग कहना समीचीन होगा। महादेवी स्त्री के जिस मॉडल को नवजागरण के संदर्भ में प्राप्त करती हैं उसकी विवेचना करते हुए कहती हैं कि उसे तो मानवी कहना भी सम्यक नहीं होगा, वह तो सौंदर्य का ध्वस्त आविष्कार विभाग है।
और जाहिर है ऐसा कहकर महादेवी नवजागरण में जो स्त्री संबंधी चिंता चली थी उसका एक तरह से निषेध करती है। भारतीय स्त्रीवाद के संदर्भ में भी अगर हम देखें तो भारतीय स्त्रीवाद को दो तरह के तनावों से गुजरना पड़ता है। और ये तनाव क्या है? पहला तनाव तो ये है कि भारतीय स्त्रीवाद को अपनी भारतीयता सिद्ध करने की पहली चुनौती थी। यानी वो इतना आतंकित, डरा हुआ और एक तरह से तनावग्रस्त था कि उसे पश्चिमी स्त्रीवाद का पर्याय ना समझ लिया जाए। पश्चिम की जो स्त्रीवादी अवधारणा है उसकी कॉपी या नकल न समझ लिया जाए, इसलिए भारतीय स्त्रीवाद की जो तनावग्रस्तता थी वो इस बात में सर्वाधिक खर्च हुई कि उसकी भारतीयता सिद्ध की जाए। यानी हालांकि स्त्री के प्रश्न हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न थे, सार्वजनीन प्रश्न थे, वैश्विक प्रश्न थे और समय, देश, काल, संदर्भ के अंतर से थोड़ा बहुत लगभग एक जैसे थे, लेकिन बावजूद इसके भारतीय स्त्रीवाद के समक्ष चुनौती थी कि वो अपने को भारतीय पक्ष और संदर्भ से प्रस्तुत करे और उस पर ये टैग न लग जाए कि वह पश्चिम की नकल है। दूसरा तनाव जो उसके सामने था वो राष्ट्रीय आंदोलन की जिस तरह से निर्मित की जा रही थी और उस राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े बैनर के तहत जिस तरह से स्त्री के प्रश्नों को और तमाम हाशिए के लोगों के प्रश्नों को पीछे ठेला जा रहा था, उस तनाव से, उस संकट से भारतीय स्त्रीवाद किस तरह से अपने को बचा ले जाए और भारतीय स्त्रियों की समस्याओं को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सामने उभार कर लाने में सफल हो, ये दूसरी बड़ी चुनौती और तनाव की जगह थी। ऐसे में महादेवी के राष्ट्र और नवजागरण और साथ ही साथ साहित्य और स्त्री के साथ उसके संबंध को जिस तरह से महादेवी ने देखा है, उसको अगर हम दोबारा देखें और समझने का प्रयास करें तो एक नए तरह का पाठ तैयार होता है। हम सबको ये मालूम है कि जो पहला AIWC का कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि भारतीय संस्कृति और जो भारतीय शिक्षा है उसके अनुसार ही भारतीय नारी तैयार की जाए। पहला जो कदम रखा गया संगठित आंदोलन की तरफ, उसमें स्त्री की शिक्षा का प्रश्न प्रमुख था, लेकिन स्त्री की शिक्षा के प्रश्न के साथ साथ उसमें भारतीयता के चिन्हों को बचाए रखने का एक गैर जरूरी दबाव भी था। और इस गैर जरूरी दबाव में भारतीय स्त्री की तनावग्रस्तता को, भारतीय स्त्री आंदोलन और संघर्षों की तनावग्रस्तता को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। महादेवी नवजागरण की अगली कड़ी के तौर पर राष्ट्रीय जागरण या राष्ट्रीय आंदोलन को देखती हैं और नवजागरण 19वीं शताब्दी की परिघटना है और राष्ट्रीय जागरण का दौर महादेवी के अनुसार भारतेंदु युग से आरंभ होता है। महादेवी नवजागरण की चर्चा करने के बाद जब राष्ट्रीय जागरण की चर्चा करती हैं तो बड़े गर्व के साथ लिखती हैं वे कि हमारे राष्ट्रीय जागरण में उसका यानी स्त्री का सहयोग महत्वपूर्ण है और बलिदान असंख्य। यानी स्त्री के संघर्ष की कहानी कहे बिना राष्ट्रीय जागरण के इतिहास को लिखा ही नहीं जा सकता। महादेवी इस चीज को प्रमुखता के साथ चिन्हित करती हैं। इसके साथ ही साथ महादेवी के लेखन के संदर्भ में जो अन्य उस समय लिख रही रचनाकारों की तुलना में ज्यादा प्रोमिनेंटली, ज्यादा स्पष्टता के साथ सामने आता है, वो है स्त्री के नागरिक के रूप में अधिकारों को चिन्हित करना। यानी राष्ट्रीय नवजागरण के संदर्भ में स्त्री के द्वारा किए गए संघर्ष, उसकी कुर्बानियों की याद के साथ साथ स्त्री को नागरिक के रूप में चिन्हित करने पर जोर देना महादेवी के राष्ट्रीय जागरण या राष्ट्रवाद के विश्लेषण का एक अहम हिस्सा है। राष्ट्र की जिस तरह से विवेचना की जाती है उसमें महादेवी उस पैराडाइम में घुसकर भी
स्त्री के पक्ष से उसका एक वैकल्पिक विवेचन तैयार करती हैं। मैं क्रमशः उस पर आऊंगी। महादेवी कहती हैं कि स्त्री को नागरिक के रूप में देखे बिना उसके अधिकारों पर बात ही नहीं की जा सकती। आप जब तक स्त्री को दया की अधिकारिणी मानते रहेंगे, जैसे कि नवजागरण में हुआ, और जो कुछ उसे मिला उसे उसके प्राप्य के रूप में नहीं, बल्कि दया या मनुष्य मात्र समझने की गुहार के रूप में उसे प्रदान किया गया, लेकिन वह उसका अधिकार था और उस अधिकार से वह वंचित थी। इस बात को हम तभी समझ सकते हैं जब स्त्री को नागरिक के तौर पर देखने को हम महत्वपूर्ण माने, यानी उस बिंदु से देखना आरंभ करें स्त्री नागरिक है, तो बहुत सारे प्रवाद, बहुत सारी प्रवंचनाएं अपने आप छट जाती है। और जब एक बार स्त्री को नागरिक के तौर पर हम देखना आरंभ करते हैं तो स्त्री पितृसत्ता के फ्रेमवर्क से भी बाहर आती है। यानी नागरिक के तौर पर देखना, स्त्री को संबंधों में नहीं देखना, खाली पारिवारिक संबंधों के भीतर स्त्री को कैद करके जब हम देखते हैं, यानी माँ, बहन, पत्नी, प्रेमिका, मित्र या अन्य किसी रूप में देखते हैं, तो इस तरह के संबंध स्त्री को अंततः पितृसत्ता के फ्रेमवर्क के भीतर ढकेल देते हैं। पितृसत्ता के फ्रेमवर्क को तोड़कर बाहर आने का एकमात्र तरीका, संगत और वैज्ञानिक तरीका जो है, वह है स्त्री को नागरिक के रूप में देखना। यहाँ वो पितृसत्ता के उन तमाम ढांचों को तोड़ते हुए एक नागरिक के अधिकार की बात करती है। और जब हम स्त्री को नागरिक के तौर पर देखना आरंभ करते हैं तो यह एक नई बात होती है, कारण स्त्री को संबंधों से स्वतंत्र करके देखने की चेष्टा नवजागरण में नहीं की गई थी। संबंधों के साथ स्त्री अगर विवेचित की जाएगी तो वह पितृसत्ता के फ्रेमवर्क से कभी बाहर नहीं आ सकती। और महादेवी स्त्री के बारे में विवेचना करते हुए संबंधों के संदर्भ से स्त्री को देखने से मना करती हैं। वे उसे नागरिक के तौर पर देखने के लिए गुहार लगाती हैं। और इस क्रम में अगर हम देखें तो और भी कुछ बातें स्पष्ट सामने आती है कि महादेवी जब स्त्री के संदर्भ में खास करके राष्ट्र के फ्रेमवर्क में बात करना चाहती हैं, तो वह सीधे सीधे कहती हैं कि राष्ट्र के निर्माण के संदर्भ में स्त्री और पुरुष दोनों का समान सहयोग रहा है और ये आधुनिक काल की विशेषता नहीं रही। ये आदिम समय से ही, जब भी सृष्टि का आरंभ हुआ होगा तब से ही, भले वो सुदूर इतिहास बन गया है, लेकिन स्त्री के अस्तित्व के बिना समाज और राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना नहीं की जा सकती। और इसको एम्फेसिस के साथ महादेवी सामने रखती हैं। और इस संदर्भ में वो कहती हैं कि आज जो पुरुषों में ये भय है कि स्त्रियां अगर घर से बाहर निकलेंगी तो बहुत सारे विघटन परिवार में, समाज में, राजनीति में और बाहरी दुनिया में घटित होंगे, इस भय से पुरुषों को बाहर आना चाहिए। अगर आदिम समाज में, आदिम संघर्ष काल में पुरुष अपने पार्श्व में खड़ी नारी की रूपरेखा प्रकृति में देख सका और तब भी जीवन के व्यवहारिक धरातल पर ठहरने में समर्थ हो सका, तो निश्चय ही यह प्रवृत्ति आज कोई ऐसा अपकार नहीं करेगी। सारतः यह दृष्टि इतनी भारतीय रही कि जीवन में अनेक बार परीक्षित हो चुकी है और स्त्रियां हमेशा पुरुष के साथ खड़ी रहकर ही राष्ट्र निर्माण में सहयोगिनी की भूमिका निभा चुकी हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और इसी क्रम में आगे विवेचना करते हुए महादेवी कहती हैं कि जो कि साफ साफ आप देख सकते हैं कि जो ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्टिंग है, तमाम उसके जो प्रोसीडिंग्स हैं उसकी रिपोर्टिंग मिल जाती है, आप उसमें देख सकते हैं। उससे बिल्कुल भिन्न विचार महादेवी जहां जरूरत है वहां पुख्ता तथ्यों के साथ रखती हैं। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से बात करते हुए सरोजनी नायडू जहां अपने को फेमिनिस्ट कहने से इनकार करती हैं इस बिना पर कि फेमिनिस्ट कहने पर पुरुषों द्वारा भारतीय स्त्रियों के दमन को स्वीकार करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय स्त्रीवाद के समक्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय महिलाओं के समक्ष ये चुनौती थी कि वह अपने को पश्चिम से अलग
सिद्ध करें, साबित करें और भारतीय परंपरा के अनुकूल साबित करें। और ये कुछ एक्सटेंशन तो इतना ज़्यादा होता है कि भारतीय परंपरा बनाम हिंदू परंपरा होती है और भारतीय स्त्री बनाम हिंदू स्त्री बन जाती है। उसी क्रम में सरोजनी नायडू दमन की किसी ट्रेस को, दमन के किसी चिन्ह को भारतीय नारी के जीवन के संदर्भ में अस्वीकार करती हैं। कहती हैं कि फेमिनिज्म को स्वीकार करने का अर्थ है दमन के कॉन्सेप्ट को, दमन की अवधारणा को स्वीकार करना, और मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं कि भारतीय स्त्रियों का किसी रूप में पूर्ववर्ती काल में दमन हुआ। लेकिन महादेवी बिल्कुल अलग थ्योरी पेश करती हैं और वो कहती हैं, बहुत विस्तार से श्रृंखला की कड़ियां पुस्तक में, अपने कई निबंधों में महादेवी साफ साफ कहती हैं कि भारतीय स्त्री पुरुषों के साथ उसकी सहगामिनी, संगिनी बनकर चली थी, लेकिन पुरुषों ने अपने स्वार्थ और अपनी काम लिप्सा के कारण उसे कोमल बनाकर घर के अंदर कैद किया और उसका एक प्रकार से दमन किया। दमन के सिद्धांत को महादेवी स्वीकार करती हैं कि भारतीय स्त्रियों के साथ दमन हुआ था और उस दमन को बड़े विस्तार के साथ वो श्रृंखला की कड़ियां पुस्तक में सिलसिलेवार तरीके से विवेचित करती हैं। तो यहाँ हम महादेवी की विचारधारा को, महादेवी की समझ को, स्त्रीवाद की समझ को, भारतीय स्त्रियों की जिंदगी की समझ को हम जो प्रमुख राजनीतिक महिला दल था उससे अलग देख पाते हैं और यहाँ वो दमन के सिद्धांत को सीधे सीधे स्वीकार करती हैं। और महादेवी को पढ़ते समय एक चीज़ बार बार ध्यान में आती है कि क्यों नहीं महादेवी आधुनिक स्त्री के आदर्श के रूप में, जैसा कि हम देखते हैं, अगर जिसकी चर्चा मैं कर रही हूँ ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए जिस तरह से कई अध्यक्षाओं ने अपनी बात रखते हुए इस बात पर जोर दिया था कि भारतीय स्त्री का इतिहास किस तरह से पुरानों इतिहासों इत्यादि से बनता है और उसकी चर्चा की थी, यानी परंपराओं की चर्चा की थी। महादेवी स्त्री की उस पूर्व प्राप्त परंपरा की चर्चा नहीं करती महादेवी कहीं भी, लेकिन महादेवी खुद संस्कृत साहित्य और उसकी परंपरा का गंभीर अध्ययन करने वाली स्त्री थी और संस्कृत साहित्य में बहुत सारे रचनाओं का, साहित्य का उन्होंने अनुवाद भी किया था, वेद की ऋचाओं का अनुवाद किया था और वो बड़े सुंदर अनुवाद हैं। लेकिन इन सब के बावजूद स्त्री पर बात करते हुए महादेवी कभी भी सीता या सावित्री या इस तरह के चरित्रों को स्त्री के लिए आदर्श चरित्र नहीं मानती, बल्कि कई बार तो वो इसका एक तरह से पौराणिक स्त्रियों को याद करते समय वो कई बार बिल्कुल एक त्रासद सच्चाई की तरफ जो स्त्री के जीवन से जुड़ा हुआ है संकेत करने लग जाती हैं। वो कहती हैं कि सीता को विवाह करने के कारण उत्पीड़ित होना पड़ा और राधा को विवाह न करने के कारण उत्पीड़ित होना पड़ा। और इस तरह से महादेवी जो पूर्व प्राप्त परंपरा थी स्त्रियों की, उससे बिल्कुल अलग आधुनिक स्त्री और उसकी समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। महादेवी सामाजिक स्त्री का जो मॉडल चाहती हैं उसमें एक अन्य पक्ष भी शामिल है। आमतौर पर स्त्री पर बात करें और इस नवजागरण में जो चीज़ गायब है और उस तरफ महादेवी ध्यान दिलाती हैं और नवजागरण से यह यात्रा राष्ट्रवाद तक चलती है। और राष्ट्रवाद में तो जो जिस तरह का राष्ट्रवाद की संरचनाएं तय की जाती हैं उसमें स्त्री के लिए बहुत सारे पक्ष और उस पर उसके सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून उसके देह और उसके सेक्स को केंद्रित करके ही बने। तो एक सवाल था सेक्सुअलिटी या यौनिकता का। नवजागरण में स्त्री की सेक्सुअलिटी या यौनिकता के सवाल को एड्रेस नहीं किया गया था और स्त्री की यौनिकता को दरकिनार करके, यानी उस पर बात न करके, पीछे ठेल के
हम स्त्री पर बात करें और स्त्री के जीवन के अन्य पहलुओं पर बात करें, लेकिन उसके स्त्री होने मात्र से जिस तरह से उसका दमन उत्पीड़न होता है और स्त्री होने मात्र से जिस तरह से उसकी विभिन्न जगहों पर सामाजिक बहिष्कृति होती है, सिर्फ इसलिए कि वह एक खास तरह की यौनिकता से युक्त है, महादेवी इस दृष्टिकोण का निषेध करती है। महादेवी साफ साफ कहती हैं कि अगर स्त्री है तो उसके साथ लगी हुई उसकी कामुकता भी है, उसकी यौनिकता भी है। स्त्री पर बात करते समय उसकी यौनिकता को माइनस करके बात नहीं की जा सकती, यह सच्चाई से आंख चुराना होगा। और इसी संदर्भ में वो कहती हैं कि हत्या सामान्य प्रवृत्ति न होकर वैयक्तिक विकृति है। यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो यह सामान्य प्रवृत्ति नहीं है, यह वैयक्तिक विकृति है कि किसी आवेश में, किसी तल्खी में, किसी क्रोध या कमजोरी के कारण कोई किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दे। लेकिन वासना सहज प्रवृत्ति ही कही जाएगी। यह वासना स्त्री के लिए जिस तरह से रूढ़ बना दी गई, महादेवी उसे सहज प्रवृत्ति कहती है। और ये विचार के लिए एक नया आधार महादेवी के संदर्भ में और स्त्रीवाद के संदर्भ में हमें मिलता है कि स्त्री के साथ जुड़ी हुई जो उसकी यौनिकता है, उसकी जो सेक्सुअलिटी है, या स्त्री को जिस तरह से समाज में एक तरह से लांछित किया गया, जिन चीज़ों के कारण, कभी वासना की कठपुतली कहकर, कभी माया कहकर, कभी कुछ और कहकर, महादेवी कहती हैं कि यह दमन की चीज़ नहीं है, यह सहज प्रवृत्ति है। यह हत्या की तरह कोई अप्राकृतिक प्रवृत्ति नहीं है, कोई वैयक्तिक कमजोरी नहीं है। आमतौर पर वासना को या यौनिकता को कमजोरी की तरह देखा गया और स्त्री को यौनिकता का आश्रय माना गया। इस संदर्भ में महादेवी जब ऐसा कहती है कि वासना सहज प्रवृत्ति है, तो वह भक्तिकाल से लेकर रीतिकाल तक जिस तरह से स्त्रियों का चित्रण किया गया है, उस पर भी सवाल उठाती हैं। भक्तिकाल में स्त्री और स्त्री के संसर्ग का जिस प्रकार से निषेध है, और रीतिकाल में जिस तरह से स्त्री को लेकर ही समस्त काव्य केंद्रित हो जाता है, ये दोनों ही प्रवृत्तियां महादेवी की आलोचना के केंद्र में है। इससे स्त्री समझ में नहीं आती। एक तरफ स्त्री गायब कर दी जाती है, दूसरी तरफ काल्पनिक स्त्री और काल्पनिक भावनाएं, जो कहने को इन्वर्टेड कॉमास में प्रेम भावनाएं हैं, लेकिन दरअसल वो कुत्सित काम भावनाएं हैं, वो काल्पनिक तरीके से सामने रखना, और इस प्रकार दोनों ही स्थितियों में स्त्री को गायब किया जाना और उसकी वास्तविक समस्याओं से आंखें चुराना, जो स्त्री जीवन की वास्तविक समस्याएं हो सकती है उससे आंखें चुराना, ये स्त्री की उपस्थिति को किसी भी तरह से प्रबल या कहें कि महत्वपूर्ण नहीं बनाता। महादेवी इन दोनों ही पक्षों की आलोचना करती हैं। काम या वासना एक सहज प्रवृत्ति है और इसे सहज तरीके से ही स्वीकार किया जाना चाहिए। एक और चीज कि जब आप स्त्री पर बात करते हैं, खास करके राष्ट्र के संदर्भ में, तो स्त्री के जीवन का और मनुष्य जीवन का भी महत्वपूर्ण पक्ष होता है उसका घर। घर से ही हम स्त्री पुरुष के निर्माण की कार्यशाला शुरू कर देते हैं। स्त्रियां भी घर में बनाई जाती हैं और पुरुष भी वहीं बनते हैं। एक ही फैक्ट्री है, लेकिन दो प्रोडक्ट अलग अलग निकलते हैं। एक जगह से निकलते हैं, लेकिन समाज में दोनों की भिन्न भूमिकाएं होती हैं, क्योंकि बाहरी जो आधार है, बाहरी जो उपकरण हैं और विभिन्न तरह की संस्थाएं हैं जो घर से निकले विचारों को और एक तरह से पुष्ट और प्रतिपुष्ट करती हैं, उसकी वजह से पुरुष और स्त्री दो अलग अलग सांचों में ढल जाते हैं। स्त्री के जीवन के लिए जब महादेवी जिस समय लिख रही थी, 1930-40 का जो दौर था, महादेवी कहती हैं कि स्त्री के जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार विवाह संस्था को बना दिया गया। ऐसा नहीं है कि विवाह संस्था पर महादेवी पहली बार बात कर रही थी, ऐसा नहीं है। प्रेमचंद भी बात करते हैं
जैनेन्द्र भी बात करते हैं और अन्य रचनाकार जो उस समय के थे, पुरुष रचनाकार भी बात कर रहे थे। और तमाम तरह के लेख इत्यादि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में स्त्री के वैवाहिक जीवन से संबंधित प्रकाशित हो रहे थे। लेकिन महादेवी एक अन्य चीज कहती हैं कि स्त्री के संदर्भ में विवाह को उसके जीवन यापन का एकमात्र साधन बना दिया गया। यानी एक विवाह एक अनिवार्य स्थिति बना दी गई स्त्री के जीवन यापन के लिए, यानी जीवन यापन के साधन के तौर पर। अर्थात स्त्री को यदि पिता के घर के बाद युवावस्था में जिंदा रहना है, अपनी कोई भूमिका अदा करनी है, तो उसे विवाह करना ही होगा, क्योंकि वही उसके लिए जीवन यापन का एकमात्र साधन, अगर उसे समाज के भीतर रहकर जीवन यापन करना है तो वह बच रहता है। अन्यथा वो साध्वी हो सकती है या समाज से बाहर जा सकती है, कुछ और बन सकती है, लेकिन समाज के भीतर रहना है तो उसे जीवन यापन के साधन के तौर पर विवाह को स्वीकार करना होगा। लेकिन महादेवी इस तथ्य की, इस परंपरा की कटु आलोचना करती हैं और तल्ख स्वर में प्रश्न करती हैं कि क्या जीवन यापन के रूप में विवाह इतनी बड़ी चीज है कि उसके बदले स्त्री के नागरिक के रूप में जीने के अन्य तमाम अधिकार छीन लिए जाए? विवाह के बदले स्त्री को हासिल क्या होता है? महादेवी कहती हैं कि विवाह करना एक स्थिति है, संपूर्ण जीवन का पर्याय नहीं, लेकिन विवाह के बदले स्त्री को जो कुछ हासिल होता है वह उसके तमाम नागरिक अधिकारों का अपहरण है। और महादेवी इसलिए कहती हैं कि जीवन यापन के रूप में विवाह क्या इतनी बड़ी चीज है कि उसके बदले स्त्री के नागरिक के रूप में जीने के अन्य तमाम अधिकार छीन लिए जाएं। और ये स्त्री जीवन के संदर्भ में एक बड़ा प्रश्न महादेवी हमारे लिए रखती हैं। एक चीज और महत्वपूर्ण है जब हम महादेवी पे बात करें कि राष्ट्र की परिकल्पना या राष्ट्र के संबंध में जो प्रचलित धारणा है कि राष्ट्र बनता कैसे है, राष्ट्र की जो संरचना है वो किन किन इकाइयों से मिलकर बनती है, महादेवी उसके डिटेल्स में नहीं जाती। लेकिन महादेवी बहुत ही सुसंगत तरीके से एक नए पक्ष को, जो प्रचलित राष्ट्र का विमर्श है, उसमें दाखिल करती हैं, और यह स्त्री पक्ष है। महादेवी की भाषा बहुत ही मारक आलोचना की भाषा है, और वे जब उस भाषा का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्र की और राष्ट्र के तमाम इकाइयों की विवेचना करती हैं तो बहुत ही दिलचस्प उदाहरणों के साथ करती हैं, अध्यापकीय शैली में। चूंकि वो अध्यापिका भी थी तो जो बात कहती हैं उसका कोई ना कोई उदाहरण देते हुए चलती हैं और बहुत ही रोचक तरीके से राष्ट्र की इस विवेचना को स्त्री के संदर्भ से एक नए परिप्रेक्ष्य में सामने रखती हैं। वो कहती हैं कि राष्ट्र के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? बहुत सारे परिभाषाकारों ने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए तमाम तरह के जरूरी स्थितियों का चित्रण किया है। उसमें किसी ने जातीय भाषा पर जोर दिया, किसी ने सांस्कृतिक इकाई पर जोर दिया, किसी ने भौगोलिक इकाई पर जोर दिया, किसी ने राजनीतिक व्यवस्था पर जोर दिया। तो इन तमाम चीजों से परे एक नई बात महादेवी रखती हैं। वो कहती हैं कि आप कल्पना करके देखिए कि कैसा राष्ट्र और कैसी राष्ट्रीय भावना पैदा हो सकेगी अगर राष्ट्र के एक नागरिक का निकट के दूसरे नागरिक से कोई परिचय ही ना हो। एक घर, परिवार, समाज में रहते हुए स्त्री पुरुष की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर हो, तो स्त्री की राष्ट्र की समझ और पुरुष की राष्ट्र की समझ में कोई अंतर होगा या नहीं? दो व्यक्ति हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही तरह के परिवार व्यवस्था में रह रहे हैं, समाज व्यवस्था में रह रहे हैं, लेकिन अगर दोनों की स्थिति में घर के भीतर और समाज के भीतर जमीन आसमान का अंतर हो तो
स्त्री की राष्ट्र की समझ कैसी बनेगी और पुरुष के राष्ट्र की समझ कैसी बनेगी? दोनों में समरूपता होगी या कोई अंतर भी होगा? महादेवी कहती हैं कि निश्चित तौर पर अंतर होगा और ये होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि हाशिए की जो अन्य अस्मिताएं हैं, जिसमें स्त्री शामिल है, दलित शामिल हैं, अल्पसंख्यक शामिल हैं और अन्य जो उपेक्षित तबके हैं वे शामिल हैं, तो उनके लिए राष्ट्र का जो अर्थ है वो मुख्य धारा के लोगों के लिए व्याख्यायित राष्ट्र के अर्थ से भिन्न होगा और होना चाहिए। इसी अर्थ में बहुत ही शानदार व्यंग की शैली में महादेवी राष्ट्र प्रेम की पुंसवादी अवधारणा और समझ का काट प्रस्तुत करती हैं। वो कहती हैं कि जो निकट से अपरिचय है, जो निकट की दूरी है, जो इस आधुनिक वैज्ञानिक व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत है। महादेवी के समय यह देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन आधुनिकता की धमक, वैज्ञानिक चेतना की गूंज सुनाई पड़ रही थी। महादेवी बहुत तरीके से इस बात को कहती हैं कि इस आधुनिक वैज्ञानिक युग की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो क्या है? वो निकट का अपरिचय है। हम अपने सबसे निकट व्यक्ति के बारे में बहुत कम जानते हैं और निकट की यह जो दूरी है हमारे वैज्ञानिक युग की अनेक विशेषताओं में सामान्य विशेषता बन गई है। महादेवी कहती हैं कि अगर जड़ वस्तुओं को पास पास रख दिया जाए तो यह किसी सचेतन क्रम में प्रतिफलित होने वाला आदान प्रदान नहीं है। बहुत सारे सामान को आपने कभी दुकान में जाकर यह अनुभव किया होगा कि वहाँ तरह तरह की वस्तुएं सजी होती हैं, बहुत ही लुभावनी, बहुत ही आकर्षक पैकेजिंग में, लेकिन उन वस्तुओं का किसी दूसरे वस्तु के साथ कोई संपर्क नहीं होता, जीवंत संपर्क नहीं होता। वो जड़ वस्तुओं का संपर्क है जो पास पास तो हैं, लेकिन उनमें कोई आदान प्रदान का भाव नहीं है, कोई लेन देन की स्थिति कभी नहीं बन पाती। तो ऐसे में सचेत व्यक्ति अगर पास पास है तो वह दूसरे व्यक्ति से सीखता भी है, कुछ लेता है तो कुछ देता भी है। महादेवी कहती हैं कि यह जो निकट की दूरी है, जो इस वैज्ञानिक युग की बहुत सारी विशेषताओं में से एक विशेषता बन गई है, यह राष्ट्रवाद के लिए और बनते हुए राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और महादेवी की यह बात आज सच साबित हो रही है। निकट की दूरी आज जो हमारे देश के समक्ष जो चुनौती है वो सभी पार पा लेने योग्य हो सकती हैं, लेकिन ये निकट की दूरी जो है, यह निकट की दूरी, इस चुनौती को अगर हम अनदेखा करते हैं तो तमाम चुनौतियों को जीत लेने के बाद भी शायद हम आधुनिक राष्ट्र में तब्दील नहीं हो सकते और हम चेतना के स्तर पर बहुत पीछे ही रहेंगे। महादेवी ने बहुत पहले इस चीज को पहचाना था कि आधुनिक युग का, आधुनिक राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा संकट क्या है, ये अपरिचय, ये निकटता की जो दूरी है वह। और इसी बातचीत को और आगे बढ़ाने के क्रम में मैं महादेवी के राष्ट्रवाद से एक और पक्ष आपके सामने रखना चाहूँगी। महादेवी राष्ट्र और राष्ट्रवादी चेतना का जिस तरह से विवेचन करती हैं, उसमें कौन सी नई चीज़ें वे शामिल करती हैं जिसको स्त्री के पक्ष से ही देखा जा सकता है, कोई स्त्री ही ऐसा कर सकती थी और महादेवी ने वो कर दिखाया। महादेवी की जो पहली धारणा थी वो मैंने आपसे डिस्कस की। दूसरी जो उनकी महत्वपूर्ण धारणा है राष्ट्र के संबंध में, वो कहती है कि राष्ट्र की अवधारणा सामूहिक साहचर्य का नाम है, लेकिन सामूहिक साहचर्य मात्र अपने आप में निकटता का परिचायक नहीं है। हम एक साथ रह रहे हैं, एक गली एक मोहल्ले के वासी हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम निकट से एक दूसरे को जानते भी हैं, हमारा कोई परिचय का संबंध भी है। आज सबसे बड़ा संकट यही है, मनुष्य का मनुष्य पर भरोसा नहीं है, क्योंकि हम आदान प्रदान करना बंद कर चुके हैं। हम एक दूसरे से विचार का, भाव का, संवेदनाओं का विनिमय बंद कर चुके हैं और एक अनकही ईर्ष्या, अनकही स्पर्धा में जीना सीख गए हैं। और ये अनजाने हो रहा है, लेकिन
बहुत ही प्रोमिनेंटली, बहुत ही प्रमुखता के साथ ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। महादेवी कहती हैं कि राष्ट्र की अवधारणा केवल एक भौगोलिक सीमा का नाम नहीं है, ये सामूहिक साहचर्य का नाम है। लेकिन सामूहिक साहचर्य मात्र ही अपने आप में निकटता का परिचायक भी नहीं है। निकटता के लिए जरूरी है कि हम अनुभव करें, और ये अनुभव करना, अनुभूति पे जोर देना, ये स्त्री और स्त्रीवाद की एक बहुत बड़ी खासियत है, जो विचारधारा के तौर पर, कॉन्सेप्ट के तौर पर किसी भी भाषा की आलोचना को प्राप्त हुई है। अनुभूति पर जोर देना, फीलिंग्स, और फीलिंग्स पर जोर देने का कारण ही हम निकटता या साहचर्य को जीवंत अनुभव में जब तक नहीं बदल देते, तब तक वो साहचर्य या निकटता किसी काम की नहीं होती। और ये एक स्त्रीवादी आलोचना का एक महत्वपूर्ण अवदान है वैचारिक तौर पर, जो वो अन्य तमाम आलोचना के मुख्य धारा को प्रदान करती है, कि हम राष्ट्रवाद के संदर्भ में जब बात करें तो निकटता की दूरी का जो दुष्परिणाम है उसका ध्यान रखें, और साथ साथ ही साहचर्य को आवश्यक मानते हुए भी कि साहचर्य होने मात्र से ही निकटता नहीं पैदा हो जाती, बल्कि निकटता तब पैदा होती है जब आप अनुभूति में जीना सीखते हैं, सुख दुख में शामिल होते हैं, संवेदनाओं का विनिमय करते हैं। और इसलिए महादेवी कहती हैं कि मनुष्य की निकटता की परिणति उस साहचर्य में होती है जो बुद्धि को बुद्धि से मिलाकर, अनुभव को अनुभव में लय करके, समष्टिगत बुद्धि को अभेद और समष्टिगत अनुभव को समृद्ध करता है। आधुनिक युग अपने साधनों से दूर को निकट लाकर स्थिति मात्र उत्पन्न करने में समर्थ है, जो अभेद बुद्धि और अनुभवों की संगति के बिना अपूर्ण होने के साथ साथ जीवन क्रम में बाधक भी हो सकती है। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति जो है उस पर महादेवी की ही पंक्ति मैं आपके सामने पेश कर रही हूं। जिनके साथ मन शंका रहित नहीं हो सकता, उनकी निकटता संघर्ष की जननी है। इससे बेहतर टिप्पणी क्या हो सकती है? जिनके साथ मन शंका रहित नहीं हो सकता, उनकी निकटता संघर्ष की जननी है। इसी से आज के युग में मनुष्य पास है, परंतु मनुष्य का शंकाकुल मन पास आने वालों से दूर होता जा रहा है। स्वस्थ आदान प्रदान के लिए मनों की निकटता पहली आवश्यकता है। दिलों की निकटता, मनों की निकटता स्वस्थ आदान प्रदान के लिए पहली आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा कि भारतीय स्त्री आंदोलनों को और भारतीय स्त्रीवाद को चैलेंज केवल साम्राज्यवाद की तरफ से और सामंतवाद की तरफ से नहीं मिल रहा था। सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में भारतीय स्त्रीवाद के समक्ष मौजूद थी, और भारतीय स्त्री आंदोलनों को और भारतीय स्त्रीवादी लेखन को उसका जवाब तैयार करना था। देखना ये था, ज़रूरी ये है कि उस समय लिखने वाली स्त्रियां, उस समय संघर्षों में भाग लेने वाली स्त्रियां किस तरह की चेतना सांप्रदायिकता के संदर्भ में रखती थी। साम्राज्यवाद दुश्मन था, ये तो साफ था। सामंतवाद ने उनके हितों का, उनके अधिकारों का, उनके सुविधाओं का दमन किया, यह भी साफ था। इसे स्पष्ट कहें या थोड़ा मृदु बनाकर कहें, यह दिगर बात थी। लेकिन सांप्रदायिकता स्त्री के लिए चुनौती है, सामाजिक वातावरण के लिए चुनौती है। इसको चिन्हित करना स्त्रीवाद के लिए एक जरूरी काम था। और भारतीय स्त्रीवाद की खूबी ये है कि सांप्रदायिकता के साथ अपने संबंधों को और सांप्रदायिकता के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भारतीय स्त्रीवाद ने आरंभ से ही चिन्हित किया है, जबकि भारतीय स्त्री आंदोलनों में एक विचलन दिखाई देता है। भारतीय स्त्री आंदोलन कई बार मुख्यधारा की राजनीति से प्रेरित होकर वहाँ जो चल रही विचार
सरणियां थी उससे प्रभावित होकर कोई अलग स्टैंड लेता हुआ दिख जाता है, लेकिन भारतीय स्त्रीवाद की प्रतिनिधि के तौर पर महादेवी सांप्रदायिकता के खिलाफ फर्म स्टैंड लेती हैं। वो कहती हैं मनों की निकटता बेहद जरूरी है, आधुनिक राष्ट्र के लिए पहचान का संबंध बेहद जरूरी है। हम अपने निकट के लोगों को पहचाने जाने, और ये कैसे होगा, ये अनुभूति के स्तर पर होगा। और ये महत्वपूर्ण पक्ष है जो भारतीय स्त्रीवाद का महादेवी के संदर्भ से चिन्हित किया जाना चाहिए। राजनीतिक इकाई को, अगर एक राष्ट्र को वाकई राष्ट्र बनना है, महादेवी कहती हैं कि राष्ट्र प्रमुखता एक राजनीतिक इकाई है। बाकी अन्य तमाम चीजों से ऊपर जो चीज महत्वपूर्ण है राष्ट्र के लिए, वो उसका राजनीतिक इकाई होना है। और महादेवी कहती है कि राजनीतिक इकाई को मौजूद होने मात्र से, किसी राजनीतिक इकाई के होने मात्र से कोई राष्ट्र नहीं बन जाता। ये एक नया पक्ष है। महादेवी की जो राष्ट्र की परिकल्पना है, राष्ट्र की जो समझ है, महादेवी उसमें कहीं भी किसी अस्पष्टता का शिकार नहीं होती। वो सीधे कहती हैं कि राजनीतिक इकाई को सांस्कृतिक इकाई बनना होगा और विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय जो इस देश की प्राण शक्ति रही है, उसे भी नए सिरे से जिंदा करने की जरूरत है। क्योंकि महादेवी के शब्दों में कहूं तो नया जल तो समुद्र को भी चाहिए, नदी नालों की तो चर्चा ही व्यर्थ है। अगर राष्ट्र मानव महासमुद्र बनना चाहता है, रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में, तो इस मानव महासमुद्र में नए जल की आवाजाही जरूरी है, नदी नालों की तो चर्चा ही व्यर्थ है। तो महादेवी साफ साफ कहती हैं कि युगों के उपरांत हमारा देश एक राजनीतिक इकाई बन सका है, परंतु आज यदि हम इसे सांस्कृतिक इकाई का पर्याय मान लें तो यह हमारी भ्रांति होगी। सांस्कृतिक इकाई बने, कोई राष्ट्र सांस्कृतिक इकाई बने, इसके लिए प्रयत्न और लगातार प्रयास की जरूरत है। और महादेवी के समय में ही नहीं, आज भी हम इस सच्चाई से भली भांति परिचित हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होने या केवल स्वतंत्र हो जाने से कोई भौगोलिक सीमा राष्ट्र में नहीं तब्दील हो जाती। महादेवी कहती हैं कि इसका बहुत स्पष्ट कारण है कि ऐसा क्यों नहीं होता। राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल हो जाने मात्र से कोई आधुनिक राष्ट्र भी बन जाता है, ये जरूरी नहीं है। और महादेवी कहती हैं कि राजनीतिक इकाई जीवन की बाह्य व्यवस्था से संबंध रखती है, अतः वह बल से भी बनाई जा सकती है। राजनीतिक इकाई के लिए बल, ताकत, फोर्स महत्वपूर्ण है, वो बल से भी बनाई जा सकती है। आप किसी देश पर कब्जा करके उसे अपने सीमा के भीतर ले सकते हैं और वो राजनीतिक इकाई बन जाती है। लेकिन सांस्कृतिक इकाई राजनीतिक इकाई से भिन्न बल से नहीं बनती, वह आत्मा की उस मुक्तावस्था में बनती है जिसमें मनुष्य भेदों से अभेद की ओर, अनेकता से एकता की ओर चलता है। इस मुक्तावस्था को सहज करने के लिए बुद्धि से बुद्धि और हृदय से हृदय का तादात्म्य अनिवार्य हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। राजनीतिक इकाई राष्ट्र नहीं है जब तक कि वो सांस्कृतिक इकाई न बने, और सांस्कृतिक इकाई किसी संस्कृति विशेष के चिन्हों को धारण करने से नहीं होता। जैसे गोरा रविन्द्रनाथ ठाकुर का उपन्यास, रविन्द्रनाथ ठाकुर के इस उपन्यास का नायक अपने को शुद्ध भारतीय दिखाने के चक्कर में, जैसा कि 1910 के आसपास का वातावरण था और एक बड़ा रिफॉर्म या रिवाइवल जो मूवमेंट था, उससे अपने को रिलेट करके वह शुद्ध भारतीय दिखने के चक्कर में हिंदू धर्म के तमाम प्रतीकों को धारण करने लगता है। बड़ी चुटियां रखने लगता है, लंबा टीका लगाने लगता है, संध्या वंदन करने लगता है, भजन पूजन करने लगता है, और यहाँ तक कि माँ के हाथ का छुआ हुआ खाना या पानी भी ग्रहण नहीं करता। वो खुद एक टाइम खाता है और बाकी समय में स्वयं कुछ करके खाने का प्रयास करता है, और माँ के हाथ से पानी लेना भी उसे
अपनी शुद्धता में खलल लगता है। तो महादेवी जब सांस्कृतिक इकाई बनने की बात कर रही हैं राजनीतिक इकाई को, तो वो ये नहीं कह रही कि किसी एक रेखीय तरीके से सांस्कृतिक इकाई की निर्मित की जाए, बल्कि वो सामासिक संस्कृति की बात कर रही हैं, जहां मनुष्य का मन भेद ना हो, अनुभूति का संबंध हो, रागात्मक संबंध हो, और ये जो रागात्मक संबंध है ये हृदय की मुक्तावस्था को सहज बनाती है। इसलिए ये उस तरह के प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है महादेवी की सांस्कृतिक इकाई की परिकल्पना, जो कभी कभी और बहुत सारे हमारे जीवन के पक्षों में बहुत प्रबलता से दिख पड़ जाती है। तो महादेवी बहुत साफ साफ कहती हैं कि जो ये आधुनिक राष्ट्र बनने की जो प्रक्रिया रही है भारत की, इसमें बहुत झोल है, बहुत गड़बड़ झाला है। राष्ट्रीय आंदोलन में सब कुछ भला भला नहीं था, उसमें बहुत सारे अंतर्विरोध भी थे। अंतर्विरोधों पे बात न करना और केवल राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को एक रेखीय ढंग से प्रस्तुत करना, उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत करना, संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करना, लेकिन उसके अंतर्विरोधों को नज़रअंदाज करना, ये राष्ट्र और राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रवाद की परिकल्पना, इसका सही परिप्रेक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करता। जब राष्ट्रीय आंदोलन की उपलब्धि, उसका नतीजा राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र की राजनीतिक इकाई के रूप में हमें हासिल हो गया, तो इसके अंतर्विरोध और भी स्पष्ट होकर हमारे सामने आए, और भी ज़्यादा स्पष्ट हुए। हमने सिर्फ आज़ादी नहीं पाई, आज़ादी के साथ विभाजन भी पाया, और यह जो विभाजन था ये किसी भी तरह से समरस सांस्कृतिक इकाई का परिणाम नहीं था, ये मनभेद का ही परिणाम था। और इसमें राजनीतिक शक्तियां जितनी सक्रिय थीं, सांस्कृतिक वैमनस्य भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाता है। तो ऐसे में महादेवी इस बड़ी परिघटना को भूल जाती, इस बड़ी बात को न कहती और राष्ट्रीय उपलब्धि के तौर पर आज़ादी का जश्न मनाती, तो शायद बहुत कुछ स्त्री के पक्ष से, स्त्री के संदर्भ से कहना महादेवी के मुंह से बाकी रह जाता। महादेवी ने बहुत तरीके से अपने उदाहरण परक जो उनकी शैली है उसमें कहा कि हर क्रांति, हर संघर्ष और हर उथल पुथल अपने साथ कुछ वरदान और कुछ अभिशाप लाते हैं। वर्षा की बाढ़ अपने साथ जो कूड़ा करकट बहा लाती है, वह उसके वेग में न ठहर पाता है और न असुंदर जान पड़ता है। पर बाढ़ के उतर जाने पर जो कूड़ा करकट छिछले जल या तट से चिपककर स्थिर हो जाता है, वह असुंदर भी लगता है और जल की स्वच्छता को भी नष्ट करता है। यानी चल रहे किसी प्रवाह में अगर कुछ असुंदर भी है तो वह टिक नहीं पाता, वो उस प्रवाह के साथ बहा दिया जाता है। लेकिन प्रवाह के गुजर जाने के बाद भी अगर कुछ अवशिष्ट वहाँ स्थायी रूप से अपना घर बना लेते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं, तो वह उस जगह को असुंदर बनाने का काम करते हैं। उसकी सुंदरता, उसकी स्वच्छता में बढ़ोतरी नहीं करते, बल्कि धब्बा लगाने का काम करते हैं। और महादेवी कहती हैं कि बाढ़ के उतर जाने पर जो कूड़ा करकट छिछले जल या तट से चिपककर स्थिर हो जाता है, वह असुंदर भी लगता है और जल की स्वच्छता को भी नष्ट करता रहता है। दीर्घ और अनवरत प्रयत्न के उपरांत ही लहरें उसे धारा के बहाव में डालकर जल को स्वच्छ कर पाती है। जरूरत है हमें उस दीर्घ और अनवरत बहाव की धारा की, जो विभाजन और सांस्कृतिक वैमनस्य से उत्पन्न जो कूड़ा करकट है, जो हमारे दिल दिमाग जीवन में स्थिर हो गया है अवशिष्ट के तौर पर, असुंदर के तौर पर, उसको वह वेगवान प्रवाह अनवरत प्रयत्न के बाद बहा ले जाए और इस कूड़ा करकट को जितनी जल्दी संभव हो साफ कर दे, ताकि हमारे राष्ट्र के रूप में जो पहचान है वह सबके लिए एक सहिष्णु और सबके लिए समावेशी पहचान के तौर पर
उभर कर सामने आए। महादेवी राष्ट्र की व्याख्या और आगे करते हुए कहती हैं कि जो राष्ट्र राजनीतिक स्वतंत्रता को जीवन के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य दे सकता है, उसके जीवन में गतिरोध का प्रश्न नहीं उठता। पर साधन को साध्य मान लेना गति के अंत का दूसरा नाम है। राष्ट्र भी अगर प्रवाह में नहीं रहता, राष्ट्र भी अगर गतिशील नहीं होता, तो वह जीवन का अंत ही करेगा। महादेवी साफ साफ कहती हैं कि जो राष्ट्र राजनीतिक स्वतंत्रता को जीवन के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य नहीं दे सकता, उसके जीवन में गतिरोध का प्रश्न बना रहेगा और राजनीतिक स्वतंत्रता जो राष्ट्र के बनने का साधन है, उसे साध्य मान लेना कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो राष्ट्र के निर्माण का कार्य भी पूरा हो गया, यह मान लेना अपने आप में साधन को ही साध्य मान लेना है और ये गति के अंत का दूसरा नाम है। इस तरह की जाहिर है कि इस तरह की विभाजनकारी जो चेतना है, जो कभी प्रदेश के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर चारों ओर से उठती है, बार बार उठती है, ये विभाजनकारी चेतना किसी राष्ट्र के विकास का चिन्ह नहीं हो सकती और ना ही राष्ट्र के विकास का अर्थ एक ही जगह पर कदम ताल करना है। विकास का अर्थ है गति, न कि कदम ताल। और अगर हम उन्हीं मुद्दों को, उन्हीं लक्ष्यों को जो आज से 40-50 साल पहले थे और उसके भी पहले कभी रहे होंगे, उसको कब्र से खोद खोद कर बाहर लाकर वर्तमान समय के लिए जरूरी प्रोजेक्ट करके, उसे जरूरी साबित करके उस पर लड़ाई और संघर्ष की स्थितियां पैदा करें, तो यह स्थिति किसी राष्ट्र के लिए विकास में सहायक नहीं हो सकती। ये विकास के नाम पर गड़े मुर्दों को उखाड़ना है और यह किसी भी राष्ट्र के लिए काम में नहीं होना चाहिए और न हुआ है। महादेवी कहती हैं कि चले बिना गति संभव नहीं है। आप कदम ताल करें, उससे विकास नहीं होगा, आपको चलना होगा और चलने के क्रम में हम आगे की तरफ देखेंगे, न कि पीछे की तरफ। पीछे की तरफ देखना एक सीमा तक ही जायज है, लेकिन अगर हम निरंतर पीछे की तरफ देखते हुए आगे चलने का प्रयास करेंगे तो औंधे मुंह गिरेंगे। पीछे पलटकर देखना ठहराव के मोड़ पर संभव है, लेकिन गति के क्रम में पीछे पलटकर देखना संभव नहीं है। आप ठहर कर पीछे भी पलटे, लेकिन जब चल रहे हों तो पीछे को अपने चिंतन में धारण करें, उससे सीख लें और गति, आंखें और लक्ष्य सब कुछ आगे की तरफ होना चाहिए। और ये काम आज राष्ट्र के विकास के लिए सर्वाधिक जरूरी काम है। और महादेवी कहती हैं कि आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो दूरी को निकटता बनाने के मुहूर्त में हमें निकट की दूरी से सावधान रहने की आवश्यकता है। हम जेट युग में जा रहे हैं, दूरी को हम पास ले आए हैं, बहुत पास ले आए हैं। काल यात्रा कर सकते हैं हम, टाइम और इतिहास की यात्रा कर सकते हैं हम, यानी प्रकाश वर्ग को गिन सकते हैं हम। लेकिन ये दूरी को निकट लाने का जो संयोजन है, जो उपक्रम है, ये कहीं निकट को दूर न ठेल दे और इससे सावधान रहने की जरूरत है। महादेवी इस बात पर जोर देती हैं। जाहिर है कि यह जो लगाव, निकटता, सांस्कृतिक पक्ष, सामंजस्य और अनुभूति के आधार पर मेल मिलाप की जो चिंता है, ये राष्ट्र के संबंध में विवेचित नए किस्म की चिंता है, जो स्त्री के पक्ष से महादेवी ने हम सबके सामने रखा है और ये बहुत बड़ा अवदान है। महादेवी राष्ट्र के संदर्भ में बातचीत करते हुए राष्ट्र के निर्माण के जो अंतर्विरोधी पक्ष हैं, यहाँ तक कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के भी जो अंतर्विरोधी पक्ष हैं, उसकी तीखी आलोचना करती हैं।
और महादेवी की जो भाषा है उसमें बहुत तरीके से, बहुत संस्कृतनिष्ठ भाषा है महादेवी की, लेकिन इतनी चुटीली भाषा है कि वो अपने लक्ष्य पर वार किए बिना नहीं रहती, लक्ष्य को भेदती है। महादेवी कहती हैं कि राष्ट्र के निर्माण में हमें कुछ चीजों से सावधान रहना चाहिए। ये जो भारतीयता से प्रसादित जातीयता है, ये जो कल्चर्ड नेशनलिटी है, भारतीयता से प्रसादित जातीयता, महादेवी इसको नाम देती है। वो कहती हैं कि इस भारतीयता से प्रसादित जातीयता में सब कुछ उदात्त नहीं है। हमें सिखाया गया है कि हम किस तरह के देश के वासी हैं। हमारे देश में कैसे सोने की चिड़िया रहा करती थी, स्वर्ण युग हुआ करता था, महिलाएं स्वच्छंद थीं, मुक्त थीं, ज्ञान विज्ञान में भागीदारी कर रही थी। और यह जो गौरवशाली अतीत है, जिसको अक्सर हमारे सामने कुछ भी नया करने के बरक्स एक चुनौती की तरह खड़ा कर दिया जाता था, महादेवी उसके लिए एक सुंदर शब्द का इस्तेमाल करती है और कहती हैं, भारतीयता से प्रसादित जातीयता में सब कुछ उदात्त नहीं था, बहुत कुछ ऐसा भी है जो अनुदात्त है, और उस अनुदात्त वाले पक्ष को सावधानी से उकेरने की जरूरत है। एक चीज साहित्य के पक्ष से कहकर कुछ बातें मैं अपनी बात समाप्त करूंगी, क्योंकि कहने पर शायद ये व्याख्यान बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बहुत ही संक्षेप में 2-4 बातें और कहती हूँ आपके सामने। महादेवी राष्ट्र के इस पृष्ठभूमि की विवेचना करते हुए जब थोड़ा और आगे आती हैं, राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण उपकरण साहित्य भी है, संस्कृति का अहम हिस्सा है साहित्य, और जिस सांस्कृतिक समन्वय की बात, सांस्कृतिक समरसता की बात महादेवी करती है, उसमें साहित्य की बड़ी भूमिका होती है। महादेवी ऐसा नहीं है कि साहित्य के, खास करके हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों को अविवेचित छोड़ देती हैं, बिल्कुल नहीं। वो भारतेंदु के संदर्भ में बात करते हुए जिस तरह से भारतेंदु के अंतर्विरोधों को सामने रखती हैं, वो काबिले गौर है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी आलोचक की निगाह पड़ने से पहले शायद महादेवी ने यह बात लिखी है, और इसका श्रेय महादेवी को जरूर जाना चाहिए। महादेवी लिखती हैं भारतेंदु युग के संदर्भ में कि उस युग की राष्ट्रीयता और उसके अंतर्विरोध की चर्चा करती हैं, और कहती हैं कि साझी संस्कृति की चेतना की विस्मृति और साम्राज्यवाद विरोधी चेतना का अभाव भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण कमजोरी थी। 2 महत्वपूर्ण चीज है, भाषा बिल्कुल पारंपरिक है, संस्कृतनिष्ठ है, लेकिन जो बात कही जा रही है वो प्रचलित शब्दावली में ना होने के बावजूद निशाने पर है। महादेवी साझी संस्कृति की चेतना की विस्मृति, और दूसरा साम्राज्यवाद विरोधी चेतना का अभाव भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण कमजोरी के तौर पर महादेवी इसको लक्षित करते हैं। और वो कहते हैं कि तब तक एक ओर तो उस संस्कृति के प्रति हमारी भ्रातृ भावना विकसित नहीं हुई थी जिसके साथ हमारा संघर्ष दीर्घकालीन रहा, और दूसरी ओर वर्तमान शासक सत्ता की नीतिमत्ता का ऐसा परिचय नहीं मिला था जिससे हम उसके प्रति तीव्र असंतोष का अनुभव करते। भारतेंदु युग में भी जातीयता ही राष्ट्रीयता का स्थान भरे हुए है। राष्ट्रीयता और जातीयता में फर्क करती हैं महादेवी, और सीधे सीधे कहती हैं कि भारतेंदु युग में साझी संस्कृति की चेतना का अभाव था, उसकी विस्मृति थी, और साम्राज्यवाद के विरोध में कोई महत्वपूर्ण चेतना वहां दिखाई नहीं देती। और महादेवी कहती हैं कि वर्तमान शासकों की नीतिमत्ता के कारण उनके विरोध या उनके प्रति तीव्र असंतोष का कोई भाव भारतेंदु युग की रचनाओं में नहीं मिलता, और सीधे कहती हैं कि भारतेंदु युग में भी जातीयता ही राष्ट्रीयता का स्थान भरे हुए थी। यानी जो जातीयता थी वो कैसी थी? सीधे सीधे कहें, हिंदू जाति,
बनाम भारत राष्ट्र, और राष्ट्र का जो आधार है वो भारतीयता यानी हिंदू धर्म, और भारतीय स्त्री की जब हम बात करते हैं तो हिंदू स्त्री। यह जो एकांगी राष्ट्रीयता थी, एकांगी जातीयता थी, जो धीरे धीरे राष्ट्रीयता में भी कन्वर्ट हो रही थी, यानी राष्ट्र की परिकल्पना भी इसी मॉडल पर की जाने लगी थी, महादेवी उसकी आलोचना करती हैं। लेकिन दिक्कत ये है, मैं एक आखिरी बात कह के अपनी बात आपके साथ समाप्त करूंगी कि मैंने अपनी पुस्तक में भी इस बात को लक्षित किया है कि महादेवी श्रृंखला की कड़ियां पूरी पुस्तक लिखती हैं, और भारतीय स्त्री के संदर्भ में वो उसके प्राक इतिहास से लेकर वर्तमान समय में उसकी क्या स्थिति है उस पर बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर आलोचना सामने रखती है। और चूंकि ये बहुत पहले की गई आलोचना है, 32-33 के समय में, सन 32-33 में ये आलोचना की गई है, तो शायद ये जो पश्चिमी स्त्रीवाद है उसके भी पहले जो एक पृष्ठभूमि बन सकती थी भारतीय संदर्भ में, और जबरदस्त पृष्ठभूमि भारतीय संदर्भ में है, ये महादेवी उसका निर्माण करती है। लेकिन इस पुस्तक की भी जिस चीज से महादेवी अपनी राष्ट्र की परिकल्पना में खींची हुई हैं, बचना चाहती हैं, जिसकी तरफ हमारा ध्यान ले जाना चाहती हैं कि हम उस चीज से बचें, उस साझी सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखें। महादेवी जब स्वयं लिखने बैठती हैं भारतीय स्त्रियों की दुर्दशा को, तो वे केवल और केवल हिंदू स्त्री की बात करती हैं। भारतीय स्त्री यानी हिंदू स्त्री। मैंने महादेवी के संस्मरणों में विविधता हो सकती है, लेकिन उनके इस लेख में जो स्त्रियों की दुर्दशा पर है, उसमें ये चीज एक दुखाने वाली चीज की तरह मुझे नजर आई, और मुझे लगा कि महादेवी जब समस्याओं पर बात कर रही हैं तो उदाहरण के तौर पर बार बार भारतीय स्त्री, जो उनके जहन में कहीं ना कहीं हिंदू स्त्री के रूप में स्थिर हो गई है, उसी की चर्चा करती हैं। तो ये एक बड़ी लेखिका, बड़ी रचनाकार, बड़ी आलोचिका और सभ्यता की समीक्षा करने वाली बौद्धिक स्त्री का अंतर्विरोध है। महादेवी को पढ़ते समय श्रद्धा भाव से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हमारी सर्वश्रेष्ठ और सबसे कहें तर्कयुक्त ताकतवर विचारों की पुरोधा है। सबसे मजे हुए स्त्रीवाद के औजार महादेवी के यहाँ मिलते हैं। तो महादेवी के बारे में उनकी किसी कमजोरी की तरफ संकेत करने का अर्थ या उस कमजोरी की तरफ संकेत करने के कारण महादेवी का कद किसी भी मामले में छोटा नहीं हो सकता। वो जहां हैं वहीं रहेंगी, लेकिन जब हम उन्हें पढ़ें तो उनकी इन विसंगतियों को, अंतर्विरोधों को ध्यान में रखें। और आज की बातचीत मैं इसी नोट पर महादेवी की इस पुण्यतिथि का स्मरण करते हुए, उनको अपनी श्रद्धा ज्ञापित करते हुए समाप्त करती हूँ। आप सबने सुना, सहयोगी बने और धैर्य रखा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद।